आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के एक बहुत ही अच्छी कविता अधिनायक का के बारे में जानेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बराबर अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अधिनायक कविता के प्रमुख कवि, जैसा कि आपको किताबों से भी मालूम है, रघुवीर सहाय का जन्म 19 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो पेशे से शिक्षक भी थे। रघुवीर सहाय की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद भी इनकी हिंदी में अनेक सारी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्हें संगीत सुनने और फिल्मों को देखने की विशेष रुचि थी। इन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और उसका संचालन भी किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे और जितने भी लोग पत्रकार होते हैं उनमें एक विशेष प्रतिभा होती है कि लेखन शैली उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन लखनऊ से किया। इसके बाद समाचार विभाग, आकाशवाणी नई दिल्ली, फिर नवभारत टाइम्स, जो कि उस समय की बहुत ही प्रमुख अखबार थी, के विशेष संवाददाता के रूप में भी काम किया। 1979 से 1982 तक दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में भी काम किया। आज भी विभिन्न अखबारों में संपादकीय पढ़ने से लेखन शैली के बारे में बहुत ही अधिक अच्छा ज्ञान छात्र छात्राओं को मिलता है। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं, रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में लोगों के सामने आए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी उसमें सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं थी ये नई कविता के कवि माने जाते हैं। नई कविता के माध्यम से कविता की अग्रगति तथा विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई। श्री सहाय दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल थी। उनकी कविताएं संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अनेक अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। इनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों तथा पत्रकारिता में भी हुई। उस समय के जितने भी पत्रकार होते थे उनमें ऐसा माना जाता था कि उनकी लेखन शैली और वाक्पटुता में वो काफ़ी आगे होते थे। उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को प्रासंगिक एवं प्रभावी बना देती है। उनकी कविताओं में व्याप्त तथ्यात्मक मात्र तथ्य न रहकर सत्य बन जाता है। रघुवीर सहाय की कविताओं में परिवेश की सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रतिक्रिया तीखी, दाहक और निर्मम हो उठती है। वे अपनी कविता में व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का सार्थक प्रयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य परपीड़न का सुख नहीं, सच्ची रचनात्मकता या अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। अब हम लोग अधिनायक कविता का सारांश हम लोग देखेंगे। अधिनायक कविता का सारांश खास करके 12वीं के छात्र छात्राओं को फाइनल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो यह सारांश आप लोगों को शुरू से अंत तक देखकर इसे नोट कर लेना चाहिए। यह सारांश इस रूप में हमने इसको संजोया है कि अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। इसमें व्यंग्य किया गया है। इसमें आज़ादी के बाद से सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष। हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो सत्ताधारी वर्ग हुए वो उन्होंने अपने अनुसार सत्ता को चलाने का भरपूर प्रयास किया है। राष्ट्रीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आदमी की हालात में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि प्रश्न करता है
कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरिचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने से के जलसे से वह फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम वल्लभ तुरही, उस समय तुरही बजाने का एक विशेष उद्देश्य होता था। अभी जिस तरीके से बैंड बाजों का चलन हो चुका है और उसका भी जगह अब डीजे ले चुका है, तो उस समय तुरही का विशेष महत्व था। तो तुरही के साथ माथे पर पगड़ी और चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बोट वाले भड़कीले रोब दाव के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। कवि प्रश्न करता है, कौन वह सिंहासन मंच पर बैठा जिसे दूर दूर से नंगे पैर और नरकंकाल की भांति दुबले पतले लोग, अब नरकंकाल की भांति कहने का अर्थ है कि पूरा खाना नहीं मिलने के कारण कुपोषित बच्चों को नरकंकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लोग आकर उसे अधिनायक तगमा और माला पहनाते हैं। कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबली से डरे हुए लोग से मन के रोज जिनका गुणगान बाजा बजाकर करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर व्यंग किया है। जितने भी हमारे MP MLA मुखिया ये सब जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, इन्हीं पर खास करके व्यंग किया गया है। कविता का निहितार्थ यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा ही सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की है। अब हम लोग कविता के एक एक भाग का भावार्थ देखें। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अब इसकी कभी कभी होता क्या है कि कविता का सीधे संक्षेप लिखने के लिए दे देता है, या कभी कविता के किसी एक भाग को देकर उसका भावार्थ लिखने के लिए कहता है। तो वैसे सभी छात्र छात्राओं की परेशानियों को खास करके देखते हुए उनके परेशानियों को दूर करने का प्रयास यहाँ पर हमने किया है। तो इसकी व्याख्या हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, आपके हिंदी के पुस्तक का पाठ्य पुस्तक का नाम दिगंत भाग 2 है। भाग 1 11वीं के विद्यार्थियों के लिए और भाग 2 12वीं के विद्यार्थियों के लिए के रघुवीर सहाय विरचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी आम आदमी की हालात में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहता है कि वह कौन भाग्य विधाता है जिसका गान हरचरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वह गरीब विद्यार्थी है, अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रगीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालयों में बिना मन के राष्ट्रगीत का गान करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वे किसका गान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है। ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए हैं। इस तरीके से व्याख्या करने पर आपको 5 अंक का व्याख्या पूछा जाता है या 4 अंक का पूछा जाता है, तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। यदि दूसरा इसका भाग पूछा जाए, मखमल टमटम वल्लभ तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अब इसकी व्याख्या किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक भाग 2 के रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है। आपको इस कविता के जिस भी भाग का पूछेगा तो पहला लाइन तो इस रूप में आपको देनी ही है। तत्पश्चात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बदली हुई जनतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग राजसी ठाठ बाट एवं रोब दाव का वर्णन किया है। कवि प्रश्न पूछता है कि वह कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम वल्लभ तुरही पगड़ी छतरी और चवर लगाकर तोप के गोले दागकर ढोल नगारा बजाकर जय जयकार करवाता है। इसका अर्थ है कि अभी जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी की भूमिका निभा रहे हैं। वे जनता का सेवक नहीं, राजसी ठाठ बाट में लिप्त तानाशाह हैं।
यह आज़ाद देश के लिए एक चिंता का विषय है। कवि व्यंग करते हुए एक कटु सत्य का वर्णन करता है कि क्या वे सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, अर्थात नहीं हैं। अब इसी कविता के तीसरे पार्ट को हम लोग देखें। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि पहला लाइन तो उसी रूप में रहेगा जो कविता के शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ से हम लोग लिखे हैं कि इसमें कवि ने सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। यह एक व्यंग्य कविता है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव है। वह इतनी गरीब है कि केवल नरकंकाल का रूप हो गई है। उसकी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है। शेष जनता गरीबी के मार से परेशान है। कवि रघुवीर सहाय ने उक्त पंक्तियों में सत्ता वर्ग के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। वे स्वयं राजयोग में लिप्त हैं। जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। इस कविता का अगला भाग हम लोग देखें कि कौन कौन वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो पहले भी बताए थे कि पहला लाइन तो उसी रूप में रखना है। इसमें कवि ने राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द पर कटाक्ष किया है। कवि ने कविता के अंतिम पद में कौन कौन 2 बार प्रयोग कर यह बताने का प्रयास किया है कि जन गण मन अधिनायक एक नहीं अनेक हैं। आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ गई है। वे अब महाबली का रूप धारण कर लिए हैं, अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के हाथों में सीमित हो गई है। बाकी जनता डरी हुई है, सहमी हुई है और बिना इच्छा के राष्ट्रीय गान रूपी बाजा बजाती रहती है। अतः अब इस राष्ट्रगान में आम आदमी की कोई रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्रीय त्यौहार पर ये केवल खाना पूर्ति करते हैं। बेमन से वे राष्ट्रीय गान गाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी का सुख उन्हें नहीं मिला। यह सुख मुट्ठी भर लोगों में सिमट कर रह गया है। देश के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसके शुरू से लेकर अंत तक इसका संक्षेपण और विभिन्न भागों का भी व्याख्या देखेंगे। अब इसके कुछ प्रश्नों की ओर हम लोग ध्यान देते हैं कि हरचरना कौन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बराबर आप लोगों को पूछा जाता है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सुथन्ना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। तो यह आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्यों? तो हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। हम लोग जो तद्भव व्याकरण में पढ़ते हैं तो तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया, हरिचरण नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न हमने इसके लिए चुना है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो कवि के अनुसार अधिनायक आज बदले हुए तानाशाह हैं। वे राजसी ठाठ बाट में रहते हैं। उनका रोब दाव एवं तामझाम भड़कीला है। वे ही अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं। आज उनकी पहचान जनप्रतिनिधि की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाह बन गए हैं। यह उनकी पहचान बन गई है। जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो कवि के अनुसार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों आज अधिनायक का रूप ले लिए हैं। वे ही आज राष्ट्रगान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी जय जयकार मनवाते हैं, माला पहनते हैं। जन जन के प्रतिनिधि होने अपने को जनता का भाग्य विधाता मानते हैं। अगला प्रश्न है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है।
तो कविता की इस पंक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि से है। आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता में कोई रुचि नहीं है, वे बिना मन के एक चली आती हुई परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो ये कुछ अधिनायक कविता से संबंधित प्रश्न थे। आप उम्मीद है कि इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसे याद कर लेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों के अलावे आपको और भी कोई नए प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। केवल आप इन्हें एक बार अपने उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लें, तो नोट करने के बाद ये प्रश्न और उत्तर आपके लिए अधिनायक कविता से संबंधित जितने भी प्रकार के परेशानियां होंगी उनको यह समाप्त करेंगी। केवल आप इसे याद कर लें तो हिंदी में आप अच्छे अंक के साथ पास करेंगे। मैं आप विवेक दत्त ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस चैनल से आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले और भी कविता का आपको सार संक्षेप मिल सके। धन्यवाद।